मेरी सबसे बड़ी खिदमत ये होगी कि चेक मुझे लौटा दो। वो सरसरी मुतालबा करते हुए मुझे पूरा यकीन था कि वीरा इनकार कर देगी, लेकिन उसने जरा भी तवक्कुफ किए बगैर अपने खुले गिरेबान से ब्लाउज में उंगलियां डालकर मुड़ा हुआ चेक निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। चेक मिलने का मतलब है कि तुम मेरी हम ख्याल हो चुकी हो। मैंने तहय्युर अमेज बेयकीनी से कहा। मेरी राय में बाल बराबर फर्क नहीं आया। मेरे दानिश में चेक वापस नहीं होना चाहिए। तुम्हें मालूम है कि मैं ये चेक जलाल को लौटा दूंगा, फिर तुमने इसे वापस क्यों कर दिया? ताकि तुम्हें यह शुबा ना हो कि इस रकम पर मेरी नीयत खराब हो गई है। तुम्हें याद होगा कि शी में मैं करोड़ों रुपए में नहीं डॉलरों में खेलती थी। मुझे सब कुछ याद है, इसलिए मैं भी तुम्हारा एहतराम करता हूं। मैं नरमी से कहा, आइंदा ये ना कहना। वीरा यकयक भड़क उठी। ऐसी बातें मुझे दोस्तों की जुबान से जहर लगती हैं। किसी लड़की को जीते जी दरगोर करना हो तो उसका एहतराम किए जाओ। उसके अंदर भड़कने वाली आग के तूफानी शोलों का दरमा करने के बजाय उसकी पूजा शुरू कर दो। वो सिसक सिसक कर मर जाएगी। मुझे किसी इज्जत और एहतराम की जरूरत नहीं। मैं सिर्फ मोहब्बत की प्यासी हूं और तुमसे जवाब मैं यही चाहती हूं, अपना एहतराम किसी और के लिए उठा रखो। मैं पुरतशवीश निगाहों से उसे देखता रहा। इस वक्त मेरा कोई कड़वा कसीला जुमला उसे मजीद भड़काने का सबब बन सकता था। खामोश क्यों हो? मैं अपनी बात का जवाब सुनना चाहती हूँ। खामोशी का वक्फा तवील हो जाने पर वो इस तरारी अंदाज में बोल पड़ी। मेरा जवाब कानों से सुनने की बजाय अपने दिल से महसूस करने की कोशिश करो, तुम खुद मुतमईन हो जाओगी। मैंने संजीदगी से धीमी आवाज में जवाब दिया। मुझे तुम हमेशा से बहलाते आए हो। अपनी जुबान से इकरार करो या खुलकर इनकार कर दो। उसने जिद की। हर नशीबो फराज के बावजूद हमारी दोस्ती बरसों से बरकरार है। अपने बारे में शिकवे करते हुए तुम ये बात बिल्कुल भूल जाती हो कि गजाला से शादी हो जाने के बाद मेरी पोजीशन नाजुक हो गई है। अब मैं पहले की तरह आज़ाद पंछी नहीं रहा। मैंने उसे समझाने की कोशिश की। मैं अब तुम्हारी इन हीला साजियों को खूब समझने लगी हूँ। मुझसे कतराते हो तो गजाला की आड़ ले लेते हो। जब मेहरबान होने का मूड होता है तो उसे यकसर नजर अंदाज कर देते हो। वो दूध पीती बच्ची नहीं है। तुम्हारे सामने जुबान न खोलने का यह मतलब नहीं कि मेरी और तुम्हारी दोस्ती से बेखबर है। बीवी बनने के बाद हर लड़की की छठी हिस्स बहुत तेज हो जाती है। वो अपने शौहर की नजरों से ताड़ लेती है कि उसके आस पास क्या खेल हो रहा है। मैं बेख्तियार हंस पड़ा। भारत यात्रा में चाहे तुम्हारे दिमाग का कोई पुर्जा ढीला हो गया है जो ऐसी ऊट पटांग बातें कर रही हो। ये सब जानती हो तो तुम्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि गजाला की चचमपोशी का भरम बरकरार रहना चाहिए। वो यकायक उदास हो गई। उसने गहरा सांस लेकर सोफे की पुश्तगाह से टेक लगा ली और थकी हुई आवाज में बोली, कभी कभी मुझे यूं महसूस होता जैसे मैं तपते हुए सहरा में एक शराब के पीछे भाग रही हूं जो कभी मेरे हाथ नहीं आएगा। इस थका देने वाली भाग दौड़ में मेरा साया तक मेरे साथ नहीं है। मैं बिल्कुल तन्हा हूं, मेरा कोई भी नहीं है। इस वक्त तुम मायूसी की हालत में एहसान फरामोशी की मुर्तकिब हो रही हो। मैंने उसे टोका। हम चारों एक खानदान की तरह इकट्ठे रहते हैं। अव्वल खान हमारी फैमिली का 5वां रुकन है। हम सब एक दूसरे का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। तुम्हें इल्म नहीं है कि दिल्ली में गजाला तुम्हारे लिए कितनी फिक्रमंद थी। मुझसे जहालत की बातें मत करो। वीरा बरहम होकर बोली, मगरिब में ये सब बखेड़ा नहीं होता, मगर मशरिक में माँ बाप अपनी बेटियों का सबसे ज्यादा ख्याल रखते हैं। फिर भी कोई अपनी बेटी को उम्र भर अपने घर में नहीं रखता। अक्सर औकात असूदा घरानों की लड़कियां अपने मेके की सारी आसाइशों को तज कर गरीब और मुतवस्सित तबके के घरों में बहू बनना कबूल कर लेती हैं। जानते हो कि ये सब क्यों होता है? मुझे अपने बेहुदा फलसफों में उलझाने की कोशिश ना करो। मैंने बेरुखी से कहा, यह कोई फलसफा नहीं, इस रोए जमीन की सबसे बड़ी हकीकत है। लड़की किसी की बहन और बेटी बनकर सदा सुखी नहीं रहती। तन्हाई का जहरीला नाग उसे चुपके चुपके और अंदर ही अंदर डसता रहता है। औरत किसी की बीवी या कम अज कम महबूबा बनकर ही खुद को मुकम्मल महसूस करती है। तुमको किसने रोका है? तुम शादी के लिए आमादगी जाहिर करो तो मैं तुम्हारे लिए एक से एक रिश्ता तलाश कर सकता हूँ। शादी तन्हाई का अकलौता हल नहीं है। मैं बारहा तुम्हें बता चुकी हूँ कि मैंने दूसरी राह का इंतखाब किया है। तुम्हारी शादी से पहले तुमको चाहती थी और मैं आज भी अपने इस फैसले पर पूरे खलूस से कायम हूँ। वीरा, ये वक्त इन बातों का नहीं है। मैं लंबे सफर से थका हारा वापस आया हूँ। मैंने उसके करीब होकर उसे समझाया। उसने मेरी आंखों में आंखें डाल दी और मैं बेसाख्ता अहमकाना अंदाज में मुस्कुरा दिया। वेरी गुड। वीरा को मेरी मुस्कुराहट में न जाने क्या नजर आया कि वो यका खुश हो गई और मेरे शाने पर हाथ मारते हुए सोफे से उठ गई। कभी कभी अहद वफा की तजदीद होती रहे तो मुझे दिली सुकून रहता है, वरना मैं मुस्तरिब हो जाती हूँ। तुमसे ज्यादा बेबाक, खुद गर्ज और अहमक लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। मेरा भी यही ख्याल है कि तुमने नहीं देखी होगी। उसने संजीदगी से कहा, तुम मेरी मोहब्बत हो और गजाला तुम्हारी मोहब्बत है।
इस अजीब तकोन में तुम मेरी जिंदगी का हासिल हो। जब भी तुमसे दूर होने का खौफ लाक होता है ना, मुझे अपनी जिंदगी बेरूह और फीकी महसूस होने लगती है। जी चाहता है कि तुम्हें कत्ल कर दूं या अपनी जिंदगी का खात्मा कर लूं। आखिरी फिक्रे पर वो खुद ही खिलखिलाकर हंस पड़ी, मगर मैं अंदर से लर्ज कर रह गया। उसने मेरे रूबरू पहली मर्तबा अपनी सफाकाना सोच का इजहार किया था। मैं इसके मिजाज को खूब समझता था। उसके एतराफ से पहले मुझे अंदाजा था कि उसकी ताकमाना और काब्जाना ज़हनियत मायूसी की इंतहा पर पहुंचने के बाद कोई भी ऐसा गुल खिला सकती थी कि जिस पर सबकी अक्लें दंग रह जाती। वो जवान, हसीन, खुश कलाम और खुश्क बदन जरूर थी, मगर मेरे लाशऊर के किसी कोने खुदरे में इब्तदा से उसके किसी भयानक रद्द-ए-अमल का खौफ पल रहा था। शायद इसे मेरा उज़्र लंग करार दिया जाए, मगर इस खौफ की वजह से मैंने हमेशा उसे खुश रखने की कोशिश की थी। मुझे उसके हाथों मौत के घाट उतरना पसंद था, न अपने बचाव के लिए उसका खून बहाना गवारा था। पुरअमन बकाए बाहमी के लिए यह जरूरी था कि वीरा के इंतहा पसंदाना जज्बात को मोहब्बत से मगलूब रखा जाए। वो मेरे मुंह से इनकार या इकरार सुनने पर तुली हुई थी, लेकिन गुफ्तगू का सिलसिला चल निकला तो इस गोरख धंधे में अपना मुतालबा भूल गई। हम दोनों खुशगवार मूड में बातें करते उस ड्राइंग रूम से बाहर निकले तो राहदारी खाली पड़ी हुई थी। ड्राइंग रूम का एक दरवाजा बराह रास्त बरामदे में और दूसरा उस अंदरूनी राहदारी में खुलता था। तुम्हारी नजरें किसी की तलाश में भटक रही हैं, किसे ढूंढ रहे हो? राहदारी में चंद कदम बढ़ने के बाद वीरा ने सवाल किया। हर तरफ सन्नाटा है, यहाँ किसी न किसी मुआवन या खिदमतकार को मौजूद होना चाहिए था, मैंने कहा। वीरा ने मुझे कोई जवाब देने के बजाय फजलू कहकर किसी को पुकारा और करीबी ड्राइंग रूम के पुरहरी पर्दों के पीछे से एक अधेड़ उम्र और बारिश शख्स अचानक निकल आया। हम कमरे में जा रहे हैं, खाना लगवाने की तैयारी करो। वीरा ने उसे तलब किया था, इसलिए कोई काम बताना भी जरूरी था। वीरा की हदायत पर अपने सर को असबात में जुम्बिश देकर फजलू दोबारा उसी पर्दे के पीछे गायब हो गया। आईबी के ड्राइवर खानसामा और फराश भी पुरइसरार हैं। फजलू के चले जाने पर वीरा ने हंसते हुए मुझे बताया, वैसे हर तरफ सन्नाटे और वीरानी का राज नजर आता है, लेकिन जब किसी को पुकारो कोई ना कोई आदमी किसी जिन की तरह कहीं से निकल आता है। यह खतरनाक बात है, हो सकता है कि फजलू ने मेरी और तुम्हारी बातें सुन ली हों। अपने बड़ों के हुक्म के बगैर वो ऐसी हरकत नहीं कर सकता। जलाल को हम पर पूरा भरोसा है। इस खूबसूरत मकान में कुल 4 बेडरूम थे। वीरा मुझे मेरा और अपना कमरा बाहर से दिखाती हुई आगे निकल गई। इसका अंदाजा था कि सुल्तान शाह गजाला के कमरे में घुसा उसका मगज चाट रहा होगा, क्योंकि दिल्ली में रूनमा होने वाले वाकयात के बारे में सबसे ज्यादा तिश्नगी उसी को हो सकती थी। कमरों के तयन से वीरा बाखबर थी। उसने गजाला के लिए मखसूस किए हुए कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर से सुल्तान शाह की इजाजत पाकर अंदर दाखिल हो गई। वो दोहरे बिस्तर वाला एक वसी व अरीज कमरा था, जहाँ मसैरी के सिवा एक गोशे में 4 नशिस्तों वाला सोफा सेट भी मौजूद था। सुल्तान शाह गजाला के साथ वहीं बैठा हुआ था। गजाला के गीले बालों से अंदाजा हो रहा था कि सुल्तान शाह के सवालात का सामना करने से पहले उसने गुस्ल करके सफर की धूल और थकान से निजात हासिल कर ली थी। ग्रेट, वाकई तुम ग्रेट हो। मुझे देखते ही सुल्तान शाह वफूरे जज्बात से बेकाबू होकर मेरी तरफ लपका और फिर मेरे गले में झूल गया। अरे ये क्या हरकत है, मेरी गर्दन टूट जाएगी यार। मैं नागहानी उस्ताद पर बुखला गया। सुल्तान शाह को भी फौरन एहसास हो गया कि वो सीमी बदन नहीं था। वो वालियाना अंदाज में मेरे रुखसारों के भूसे लेकर अलग हो गया। सब कुछ हमारी तवक्का से बढ़कर शानदार रहा, लेकिन बिंगू के अंजाम पर बहुत दुख हुआ, सुल्तान शाह कह रहा था। बिंगू को क्या हुआ? वीरा ने चौंक कर पूछा। मुलाकात होने के बाद उसने हमारी मुहिम के बारे में कुछ भी जानने की कोशिश नहीं की थी, इसलिए वो मुकम्मल तारीकी में थी। पाकिस्तान पहुंचने के बाद उसे मार दिया गया। मैंने सिगरेट सुलगाकर सपाट लहजा में जवाब दिया। उससे किसने मारा? वीरा ने तहयुर ज़दा आवाज में बेसाख्ता सवाल किया। वो हमारे लिए बहुत कारआमद था। जलाल ने बताया था कि अमृतसर से वही तुमको पाकिस्तान ला रहा था। हमें उसी ने पहुंचाया था, मगर रास्ते में कुछ ऐसे वाकयात रूनमा हुए कि वो मुझे पहचान गया। उसकी पिकअप की लोहे की बाडी भारतीय फौजियों की चलाई हुई गोलियों से छलनी हो चुकी थी और 2 फौजी मारे जा चुके थे। वो अमृतसर जाता तो उसका पकड़ा जाना यकीनी था। मैंने इस बात जरा वजाहत से बताया। वो इंटेलिजेंस ब्यूरो वालों का बहुत पुराना और पक्का इन्फॉर्मर था। पकड़ा भी जाता तो कुछ ना उगलता। क्या उसे तुमने मार डाला? वीरा का ज़हन इस हकीकत को तस्लीम करने पर आमादा नहीं था। वो सीक्रेट एजेंट नहीं, 3रे दर्जे का बदमाश था। पैसे के लालच में जलाल के लिए काम कर रहा था। उसके बारे में जलाल ने मेरे मशवरे से सोच समझ कर फैसला किया और आईबी के एक आदमी ने उसे उड़ा दिया। उसे ना मारा होता तो अमृतसर पहुंचने के बाद वो हम सबको मरवा देता। तुम्हारा नाम पहले ही झंडे पर चढ़ा हुआ है, वो तुम्हारा मजीद क्या बिगाड़ सकता था?
वीरा की हमदर्दियां बदस्तूर बिंगू के साथ थीं। मुझे मालूम था कि जब तक वीरा को अपने सवाल का तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिलेगा वो बार बार सवाल करके तंग करती रहेगी। मैंने उसे तफसील से वो सारा पस मंजर बता दिया जो बिंगू के कत्ल के फैसले के पसे पुश्ते कार फरमा था। दरमियान में उसने चंद सवाल भी किए जिनके मुस्कित जवाबात मौजूद थे। गुफ्तगू मुकम्मल होने पर वो इस ख्याल से मुत्तफिक हो चुकी थी कि बिंगू को मारने का फैसला नागुज़ीर था, मगर हम सब की तरह वो भी इस भारतीय बदमाश के अंजाम पर दिल गिरफ्तार सी थी। बिंगू बहुत अहम आदमी था, मैंने आखिर में कहा। वो ना होता तो मुकम्मल तरीन राजदारी के साथ हमारा भारत में दाखिला नामुमकिनात में से था। उसकी वजह से ये मुमकिन हुआ कि ग्रीन कोबरा फाइल और रा का दूसरा अहम तरीन रिकॉर्ड बर वक्त भारत से निकाल कर पाकिस्तान पहुंचा दिया गया और हम दोनों की बासलामत वापसी उसी के ताउन के बगैर नामुमकिन थी। मगर यह बहुत भयानक खेल था जो इंसानी लहू का तलबगार था। इसे ना मारा जाता तो हमारी सफ़ों में से न जाने कौन कौन मारा जाता। सबसे ज़्यादा खतरा आबिद अली और उसके दोनों साथियों की जानों को होता। वो 3 बरस से पूरी एहतियात के साथ दिल्ली में रह रहे हैं और इनके दामन बेदाग हैं। पिंगू के पकड़े जाने के बाद वो किसी भी लम्हे चींटियों की तरह मसल दिए जाते। रा वाले अपने जहन्नुम रसीदा अफसरों के जोशे इंतकाम में इस वक्त खूनी भेड़िए बने हुए होंगे। यह मजबूरी थी, इसके सिवा कोई चारा नहीं था। अब कोई और बात करो, वीरा ने मुज़महल आवाज में कहा। फिक्र ना करो, मैंने गजाला से हर बात पूछ ली है। पता नहीं तुम ड्राइंग रूम में इतनी देर तक डैनी से क्या बातें करती रही हो। सुल्तान शाह ने चुपते हुए लहजे में कहा। इन दोनों को अब आराम करने का मौका मिलना चाहिए। मैं तुमको इनकी पूरी राम कहानी सुनाऊंगा। मुझे टालकर अपना नंबर बढ़ाने की कोशिश मत करो। वीरा ने रुखाई से उसे डांट दिया। मैं इनकी कहानियां इनकी जुबान से सुनना चाहती हूँ। बहुत सी बातें तुम्हें मालूम हैं क्योंकि तुम खुद दिल्ली में मौजूद थी। सुल्तान शाह ने डटाई से कहा। दरमियान की जो बातें रह गई हैं वो मैं पूछ चुका हूं। तुम चुगद हो, वीरा जल कर बोली। मुझे जान स्मिथ के कत्ल के सिवा कुछ नहीं मालूम। फिर अल्लाह तुम पर रहम करे। सुल्तान शाह दोनों हाथ उठाकर बुजुर्गाना अंदाज में बुड़बुड़ाया। मालूम होता है कि दिल्ली पहुंचने के बाद तुम बाजी अल्लाह वाली बन गई थी। क्या तुम कुछ देर के लिए खामोश नहीं रह सकते? वीरा ने दुरुस्ती से कहा। कोशिश करूं तो शायद रह सकता हूं, मगर सवाल यह पैदा होता है कि मैं कोशिश क्यों करूं? जब तुमने दिल्ली में होते हुए डैनी और गजाला का हाथ बटाने की कोशिश नहीं की तो मैं भी बस अल्लाह पर तवक्कल की लेता हूं। वो सिर्फ एक बार आदमी की जुबान बंद करता है और ये बंदिश कयामत तक के लिए होती है। खामोश नहीं हो सकते तो कुछ देर के लिए संजीदा ही हो जाओ। मेरे ज़हन में इस वक्त एक नया ख्याल आया है, वीरा ने जिद चोकर कहा। राग, रागनिया और ख्याल यहाँ लापने की क्या जरूरत है? कराची जाकर ये शौक पूरा कर लेना। सुल्तान शाह उसे आजिज करने पर तुल गया था। यहाँ तुम, वीरा के बुशरे से जाहिर हो रहा था कि वो इस वक्त कोई संजीदा बात करने के मूड में थी। मैंने तीखी नजरों से सुल्तान शाह की तरफ देखा और वो अपना फिक्रा अधूरा छोड़कर यकायक यूं खामोश हो गया जैसे उसकी चाबी खत्म हो गई हो। थैंक यू डार्लिंग, वीरा ने मुझसे मुखातिब होकर कहा। इसे तुम ही खामोश करा सकते थे। मैं अपनी मर्जी से खामोश हुआ हूं, मुझे किसी ने नहीं घूरा था। सुल्तान शाह ने एहतजाज किया। तुम अपनी बात शुरू करो। मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारे जहन में अब क्या ख्याल आया है। मैंने वीरा से कहा। मेरा ख्याल है कि अपना खेल तुमने खुद बिगाड़ा है, वरना डैनी का नाम भूले से भी सामने ना आता। वीरा बोली। बदतरीन हालात में फंस जाने के बाद आदमी की आवाज जायल हो जाते हैं और वो सोचने समझने की सलाहियत से महरूम हो जाता है। गजाला ने कुछ कहना शुरू किया मगर वीरा ने मुस्कुराते हुए उसकी बात काट दी। मैं तनकीद नहीं कर रही, डैनी कोई आम आदमी या इंसान नहीं है। मेरा तजर्बा है कि मुश्किलात में गिर जाने के बाद इसका जहन ज्यादा तेजी से काम करता है। अब तक जो कुछ हो चुका उसको वापस लौटाना नामुमकिन है, लेकिन अपने फैसलों और कारकर्दगी का जायजा लेकर कोई सबक हासिल किया जा सकता है, तो हमें इससे गुरेज नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हारी बात सुनने से पहले कह रही हूं कि इन्होंने हर मरहले पर अपनी हैरान कुन सलाहियतों से काम लिया है। जिंदगी और मौत के दोराहे पर इनसे बेहतर फैसले कोई नहीं कर सकता। ये बहस बेकार है। तुम बताओ कि क्या कहना चाह रही हो? मैंने वीरा से मुखातिब होकर कहा। तुम भारत में रह के मजीद 10 आदमियों को मार देते, तब इंडियन प्रेस में तुम्हारा नाम नहीं आ सकता था। तुमने नरेश शर्मा को बीम गन से अलग करके मसला शुरू किया। लेजर गन या बीम गन का जिक्र सामने आते ही सबका जहन डैनी की तरफ मबजूल हो गया। तुम्हारे इस हथियार से तुम्हारे दुश्मन दहशत ज़दा रहते हैं। वो भारत की सरजमीन पर इस अनोखे हथियार का पहला इस्तेमाल था। बात वाजे हो गई कि डैनी दिल्ली में है और नरेश शर्मा का कातिल है। वीरा सांस लेने के लिए रुकी तो गजाला झट बोल पड़ी। वो भारत में बीम गन का पहला नहीं दूसरा इस्तेमाल था। मैं जलाल से सुन चुकी हूँ कि राह के पाकिस्तानी विंग में नरेश की तिजोरी इससे काटी गई थी, लेकिन लोहे की किसी तिजोरी का पोस्टमार्टम नहीं होता। आग में सब कुछ झुलस कर बर्बाद हो गया था। नागर की लाश भी जलकर कोयला हो गई होगी।
यह समझा गया होगा कि तिजोरी गैस कटर से काटी गई थी। अब नरेश का मामला सामने आया है तो इस तिजोरी के जले हुए हिस्सों पर भी काम होगा और यह बात सामने आ जाएगी कि तिजोरी मुकफ्फिल करने के पूरे मैकेनिज्म को इंतहाई शदीद हरारत से पिघलाया गया था। इतनी हरारत लेजर शुआएं ही पैदा कर सकती हैं। वीरा ने एक बाकायदा नजरिया कायम कर लिया था। वो तिजोरी पर सर खपाकर नताइज अखज करते रहे। हमारी सेहत पर क्या असर पड़ेगा? गजाला ने तिनक कर पूछा। चंद रोज में वो पता चला लेंगे कि सारी वारदातों में डैनी का हाथ था। अगर नरेश पर बीम गन इस्तेमाल न होती तो डैनी का कहीं भी नाम नहीं रहता। तुमको अंदाजा नहीं है, वो खबीस मुजामत पर तुल गया था। उसने आईबी के एक आदमी को पकड़ लिया था। मैंने अपने फैसले का दिफा करते हुए कहा, अंगूठी का जहर इस्तेमाल करने के लिए उसके करीब जाना जरूरी था। मुझे अपने करीब पाते ही वो कोई गड़बड़ कर सकता था। अगर आईबी का कोई आदमी तुम्हारे साथ था तो वो निहत्ता नहीं रहा होगा, उसे गोली मार देता। वीरा ने बेजारी से कहा। और फायर की पुरशोर आवाज के नताज तुम भुगत देती। मैंने इस्तजाइया अंदाज में कहा, वीरा बच्चों जैसी बातें मत करो। मैंने मजबूरी की हालत में बहुत सोच समझकर बीम गन इस्तेमाल की थी। उसे किसी और तरकीब से मारने या जेर करने की कोशिश की जाती तो हमारा वहां से बच निकलना मुश्किल हो जाता। चलो मान लिया कि वहां तुम मजबूर थे, लेकिन वीरान सरहदी जंगल में क्या मुश्किल दरपेश थी? तुमने भारतीय फौजियों पर भी बीम गन चला दी। वहां सब कुछ बहुत तेजी से हुआ, सोचने समझने की मोहलत नहीं थी। वो बिंगू को मार देते तो हम इसी जंगल में भटक जाते और इनके साथी हमें पकड़ लेते। बस जो कुछ ज़हन में आता चला गया मैं उस पर अमल करता चला गया। मैं चशमदीद गवाह हूं, गजाला बोली। वह बहुत बड़ी और नागहानी मुसीबत थी। मैं सोच रही थी कि हम पिकअप के आईनी पिंजरे में ही फंस से रह जाएंगे, लेकिन इनके आवाज कायम थे। वहां एक्शन हो रहा था, मैंने वीरा को बताया। दोनों फौजियों के सरों पर खून सवार था। वो बेतहाशा गोलियां बरसा रहे थे। इन्हें जानू हासिल करने में जरा भी ताखीर की जाती तो वो मरते मरते भी हमें गोलियों की बाढ़ पर रख लेते। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुमने इतनी शदीद मजबूरियों के आलम में भीम गन इस्तेमाल की होगी। वीरा ने गहरा सांस लेकर हथियार डाल दिए। भारत में मुझे कदम कदम पर एहसास था कि भीम गन का इस्तेमाल मेरी मौजूदगी का इश्तिहार बन सकता है। मैं हत्तुल इम्कान इसके इस्तेमाल से बचता रहा, लेकिन इस बार बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैंने वीरा को बताया, जब मैंने तुम्हें रात की आखिरी ट्रेन से दिल्ली से निकल जाने की हदायत की तो मैं भी सुबह की पहली परवाज से अमृतसर जाने का फैसला कर चुका था। आईबी वालों ने मेरे और गजाला के टिकट बनवा लिए थे, मगर मैंने महज अपना नाम उछलने के अंदेशे की वजह से दिल्ली छोड़ने का इरादा ऐन वक्त पर मुलतवी कर दिया। जॉन स्मिथ की मौत और नरेश के दफ्तर में नकबजनी के बाद मेरा वहां रुकने का कोई इरादा नहीं था। अमृतसर में आवद फाइलों का पलंदा लेकर आया तो मैं हैरान हुई थी कि मेरे और तुम्हारे दरमियान ऐसी कोई बात तय नहीं हुई थी। फिर एक अजनबी मेरे कमरे पर कैसे पहुंच गया? वीरा किसी उज़र के बगैर मेरी कही हुई हर बात मानती जा रही थी और साथ ही वो दरमियानी कड़ियां भी जोड़ती जा रही थी जो हमारे दरमियान खुला राब्ता न होने की वजह से इस वक्त तक खलिश का सबब बनी हुई थी। वो कह रही थी, उस वक्त तुम गायब हो जाते तो ओदम मच जाता कि यह सब किया धरा मजर खान का है।